नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं, इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि कैपिटल एसेट क्या होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कैपिटल एसेट के बारे में। कैपिटल एसेट मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन एसेसी whether connected with his business profession or not। कोई भी ऐसी संपत्ति जो करदाता अपने पास रखता हो, चाहे वो बिजनेस या प्रोफेशन से संबंधित हो या ना हो, उसे संपत्ति कहते हैं। जैसे इसमें दिया है बी, एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय ए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर which has invested in such security in accordance with the regulation made under the Security and Exchange Board of India Act 1992। तो ये समझ गए होंगे आप। कैपिटल एसेट में भी मूवेबल आर इमूवेबल, टांजिबल आर इंटांजिबल, फिक्स्ड आर फ्लक्चुएटिंग। कैपिटल एसेट किसी भी प्रकार की हो सकती है, चाहे वो चल संपत्ति हो, अचल संपत्ति हो, मूर्त हो, अमूर्त हो, चाहे वो स्थिर हो या फ्लक्चुइंग हो, किसी भी प्रकार की। कैपिटल एसेट्स इंक्लूड लैंड भी इसमें इंक्लूड है, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, गुडविल, लीज होल्ड, राइट्स, ज्वेलरी, शेयर्स एंड ए मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस etc। Property include any right in or in relation to an Indian company, including rights of management or control or any other rights whatsoever। एक्सेप्शन, अपवाद हैं इसके, देख लीजिए। द टर्म कैपिटल एसेट डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग: कॉमर्शियल गुड्स, एनी स्टॉक इन ट्रेड other than the security mentioned in B, consumable store or raw material held for the purpose of his business or profession। इसमें कॉमर्शियल गुड में ये बताया गया है कि यदि कोई ऐसी संपत्ति है जो गुड्स हो, जैसे रॉ मटेरियल या कॉमर्शियल गुड, जैसे किसी कंपनी की अगर मान लीजिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बिजनेस है और वो किसी चीज़ को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है, तो वो उसके लिए कैपिटल एसेट नहीं होगा। और दूसरा होता है मूवेबल एसेट्स फॉर पर्सनल यूज। अब मूवेबल एसेट्स फॉर पर्सनल यूज, मूवेबल एसेट्स इंक्लूडिंग वियरिंग क्लॉथ्स एंड फर्नीचर हेल्ड फॉर पर्सनल यूज by the SSE or any member of his family depends on him, thus a car or any other vehicle, refrigerator, television or laptop or other electronical appliance are included in this। तो जो पर्सनल यूज से संबंधित हो, वो सारी संपत्तियाँ संपत्ति नहीं मानी जाएंगी। जैसे इसमें बताया भी गया है, वियरिंग क्लॉथ, पहनने वाले कपड़े, फर्नीचर हो गया, और उसके बाद ढेर सारी चीज़ें हैं, जैसे कार हो गई, गाड़ी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, टेलीविज़न हो गया और लैपटॉप हो गया। तो ये सारी चीज़ें एसेट हैं, लेकिन कैपिटल एसेट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब अंडर सेक्शन 14 के तहत नहीं आता है। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए, कैपिटल एसेट दो प्रकार के होते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। तो चलिए हम आगे अब इसे देखते हैं। कैपिटल एसेट मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला शॉर्ट टर्म
कैपिटल गेन और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहाँ होगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहाँ होगा, चलिए इसे हम देख लेते हैं। समझ लीजिए कोई आपके पास संपत्ति है, ये संपत्ति वही संपत्ति है जैसे खेती हो गई, जिसे हम एग्रीकल्चर लैंड, रेजिडेंशियल हाउस, ऑर्नामेंटल और बहुत सारी संपत्तियां हैं। समझ लीजिए आपके पास एक घर है और उसे आपने खरीदा था। कब खरीदा था? आपने खरीदा था 1 जनवरी 2017 को। अब 1 जनवरी 2017 को जो संपत्ति आप खरीदे थे, जब आप 1 जनवरी 2020 को इस संपत्ति को बेचते हैं, जो आप खरीदे थे 1 जनवरी 2017 को और बेचते हैं 1 जनवरी 2020 को, तो इन दोनों के बीच में 36 माह का गैप है, 36 मंथ्स। कितने माह का? 36 माह का। अब या तो 36 माह का गैप हो या उससे अधिक हो। अगर 36 माह या उससे अधिक होता है तो वहाँ होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जिसे हम LTCG कहते हैं। अगर 36 माह से कम हो, एक भी दिन अगर कम है, समझ लीजिए 35 माह, 28, 29, 30 जो भी होता है, 28, 29 दिन अगर है, तो वहाँ पे होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर 36 माह से एक भी दिन कम है तो वहाँ पे होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ध्यान रखिए, इसके कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद क्या हैं? अगर कोई शेयर है, शेयर, तो शेयर की दशा में इसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होने के लिए 12 मंथ का अंतर होना चाहिए। अगर आप शेयर खरीद रखे हैं और उस शेयर को 1 साल बाद यानी 12 महीने के बाद जब आप बेचते हैं, 12 मंथ के बाद, तो इसे हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहेंगे आफ्टर 12 मंथ। क्या कहेंगे? LTCG। अब अगर मान लीजिए 12 महीने से कम है, लेस देन 12 मंथ, तो यहाँ पे होगा आपका STCG। इसको बेचने के बाद जो संपत्ति, जो रकम हमें प्राप्त होगी, उस रकम से उसके सारे खर्चे निकालने के बाद जो भी अमाउंट हमारा बचता है, उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कहेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर बार गेन ही हो, कभी कभी लॉस भी हो सकता है। तो इसलिए तो वहाँ पे क्या होगा? लेस देन 12 मंथ, STCG। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इसकी गणना कैसे करते हैं। आइए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से संबंधित हम जो भी चीज़ें हैं सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सेल्स ऑफ एसेट्स, जो भी संपत्ति बेची गई है उसकी कीमत। उसके बाद लेस, अब इसमें हम घटा देंगे ब्रोकरेज या सेलिंग एक्सपेंसेस, जो भी सेलिंग एक्सपेंसेस हुए हों उसे हम यहाँ से घटा देंगे। तो जो हमारा अमाउंट बचेगा इसे हम कहते हैं नेट सेल्स। ठीक है, उसके बाद लेस करेंगे यहाँ से
कास्ट ऑफ परचेज और दूसरा है कास्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। अब ये कास्ट ऑफ परचेज वही परचेज है जो इस संपत्ति को खरीदने के लिए की गई थी। उसकी जितनी लागत रही होगी उस वक्त उसको रख लेंगे। उसके बाद कास्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, यदि संपत्ति में कोई सुधार किया गया है, सुधार करवाया गया है, तो जो खर्चे आए हैं उसको भी रख लेंगे। अब दोनों जोड़ के यहाँ से हम घटा देंगे, तो ये जो अमाउंट हमारा आएगा इसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब ध्यान रखिए यहाँ से अब ये आ गया, इसमें से हम घटा सकते हैं लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 54(2). अब देखिए यहाँ 54 से लेकर के जितने भी इसमें सेक्शन दिए गए हैं जो कि 54 to 54 GB, यहाँ 54 से लेकर के 54 GB तक जो भी चीज़ें रहती हैं उसको हम घटा लेंगे। घटाने के बाद जो हमारा अमाउंट आएगा ये होगा आपका टैक्सेबल STCG, टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो चलिए अब हम आते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे। ये था आपका प्रोफार्मा। चलिए ये आ गया आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये सेकेंड टॉपिक है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से हम प्रोफार्मा देख लेते हैं। तो यहाँ भी लिखेंगे सेल्स ऑफ एसेट्स, इसमें से हम घटा लेंगे लेस क्या करेंगे ब्रोकरेज और एनी सेलिंग एक्सपेंसेज। अब जो हमारा बचेगा वो होगा नेट सेल्स। अब इसमें से हम घटा लेते हैं लेस कास्ट ऑफ इंडेक्स। अब कास्ट ऑफ इंडेक्स में दो चीज़ें होती हैं। तेरी किस्मत तू बदल दे। पहली ये होता है कास्ट ऑफ परचेज इंटू करंट इंडेक्स नंबर, उसके बाद प्रीवियस इंडेक्स नंबर। अब ध्यान रखिए जब संपत्ति खरीदी गई थी तो उसकी कीमत कितनी थी, उसके बाद जब उस संपत्ति को खरीदा गया था तो उस समय का कोई प्रीवियस इंडेक्स रहा होगा। अभी मैं आपको दिखा दूंगा लास्ट में प्रीवियस इंडेक्स रहा होगा। अब वो इंडेक्स उसकी कीमत अब कितनी हो गई है करंट इंडेक्स। जैसे मान लीजिए कि जैसे यहाँ समझिए 2002 में किसी चीज़ की कीमत थी 100 रुपये, कुछ भी सोच लीजिए 2002 में किसी चीज़ की कीमत थी 100 रुपये। तो अब 2019-20 समझ लीजिए 2020 में उस चीज़ की क्या कीमत होगी। तो यही
यही देखा जाता है। अब ये जो है ये है 2019-20 में, यहाँ 2001 लिख लेते हैं, ये है 289। यानी जब आपने, अगर मान लीजिए आपने कैपिटल एसेट ख़रीदा था 2001-2 में, तो उस समय महंगाई कम रही होगी। अब उस हिसाब से कुछ महंगाई बढ़ गई है, कुछ नहीं डबल 3 गुना हो गई है। तो ये आपके इनकम टैक्स में एक इंडेक्स दिया गया है जिसके तहत इस चीज़ की गणना की जाती है कि 2001-2 के मुकाबले 2019-20 में कितनी महंगाई बढ़ी है, तो आपका पैसे की कीमत कितनी हो गई है अब। तो यही आपका होता है कास्ट ऑफ इंडेक्स। तो यहाँ देखिए, अब कास्ट ऑफ परचेज, जब परचेज आप किए थे संपत्ति को तो उस समय कीमत क्या थी आपकी। उसके बाद करंट इंडेक्स नंबर, प्रीवियस इंडेक्स नंबर, ये हो गया आपका। तो इसको हम यहाँ रख लेते हैं क्योंकि वहाँ जगह नहीं है। उसके बाद सेकेंड आता है आपका कास्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, इनटू, अगर उस संपत्ति को सुधार करवाए हैं आप तो करंट इंडेक्स नंबर, उसके बाद प्रीवियस इंडेक्स नंबर, इसकी गणना कर लेंगे, यहाँ रख देते हैं। फिर इन दोनों को जोड़ के हम नेट सेल से घटा देंगे। क्या करेंगे, नेट सेल से घटा देंगे। तो जो हमारा अमाउंट आएगा ये होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस भी हो सकता है, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि हम प्रॉफिट में ही हैं। अब इसमें से हम लेस करेंगे, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 54 टू 54 GB। ये सारे डिडक्शन घटाने के बाद जो हमारा अमाउंट बचता है इसे हम कहते हैं टैक्सेबल, LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये हमारा हो जाएगा टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो चलिए अब हम ये देख लेते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 54 टू 54 GB क्या होता है, क्योंकि ये देखना हमारे लिए ज़रूरी है। आइए, तो सबसे पहला हमारा आता है सेक्शन 54। अब सेक्शन 54 में क्या है, अगर एसएससी रेजिडेंटल हाउस बेचकर रेजिडेंशियल हाउस खरीदता है, रेजिडेंशियल हाउस बेचकर रेजिडेंशियल हाउस खरीदता है तो वो आएगा 54, वेट 54, सेक्शन 54 में। यानी अगर रेजिडेंशियल हाउस था उसके पास कोई जिसमें वो रह रहा था, अब उसे बेच दिया किसी कारणों की वजह से, और फिर बेचने के बाद उसने एक नई संपत्ति खरीद ली रेजिडेंशियल हाउस के लिए, नया घर खरीद लिया, तो ये आएगा सेक्शन 54 में। उसके बाद आता है सेक्शन 54B। या ध्यान रखिए यहाँ पे एक चीज़ और आती है जिसे हम कहते हैं कैपिटल गेन स्कीम। अब कैपिटल गेन स्कीम क्या है, अगर मान लीजिए कि जो एसएससी है, अगर 1 साल के पहले संपत्ति जब बेची गई है 1 साल के पहले, और 2 साल के बाद अगर नए हाउस नहीं खरीदता या 3 साल के अंदर एक नए हाउस का निर्माण नहीं करवाता, कंस्ट्रक्शन नहीं करवाता है, तो वो अपने पैसे को कैपिटल गेन स्कीम के तहत कैपिटल गेन अकाउंट में जमा करवा सकता है, जिससे उसे
अपने पैसे को यूज करने के लिए सुरक्षा भी मिल जाएगी, व उसका पैसा बैंक में रखा रहेगा। उसके बाद आता है आपका 54D, सेक्शन 54B। ये है एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड, अगर एग्रीकल्चर लैंड बेचकर एग्रीकल्चर लैंड खरीद लेता है, एग्रीकल्चर लैंड खरीदता है, तो ये आता है सेक्शन 54B में। उसके बाद आता है सेक्शन 54D, सेक्शन 54D। अब सेक्शन 54D में क्या है? अगर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, औद्योगिक उपक्रम से संबंधित कोई भी एसेट बेचता है, जैसे मशीनरी हो गई, उसका बिल्डिंग हो गया, वहाँ का प्लाट हो गया, और उसके बाद उसे बेचने के बाद वो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की संपत्ति ही खरीदता है, तो ये आता है सेक्शन 54D में। उसके बाद आता है सेक्शन 54EC। अब सेक्शन 54EC क्या है? सेक्शन 54EC है, अगर इन सब को, इन तीनों में से किसी को भी बेचकर अगर वो NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बॉन्ड खरीदता है या REC के बॉन्ड खरीदता है, तो ये उसे सेक्शन 54EC के तहत छूट मिलेगी। उसके बाद आता है आपका सेक्शन 54F। देखिए ये एक तरह से स्पेशल है, क्योंकि इसकी गणना करने में थोड़ी जटिलता महसूस होती है। तो 54F में क्या है? अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने प्लाट, ज्वेलरी, एग्रीकल्चर लैंड, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, ये सारी संपत्ति बेचकर अगर रेजिडेंशियल हाउस खरीदता है, तो यहाँ पे होगा सेक्शन 54। अब आता है आपका सेक्शन 54G। सेक्शन 54G ये होता है सेक्शन 54B। इसमें भी यही चीज़ें आती हैं, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, लेकिन इसमें क्या आता है थोड़ा सा, अगर वो अर्बन एरिया में है, अर्बन एरिया में इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, ध्यान रखिए यही वाला है, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को बेचकर अर्बन एरिया में इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की संपत्तियां खरीदता है, जैसे मशीन, बिल्डिंग, प्लांट, ऐसी ढेर सारी चीज़ें हैं, लैंड, तो वहाँ पे उसे सेक्शन 54G के तहत छूट मिलेगी। अब अगला आता है 54GB, सेक्शन 54GB। सेक्शन 54GB में, एक मिनट, सेक्शन 54GB इसमें है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। यदि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को बेच करके कोई एसएससी शेयर्स खरीदता है, शेयर्स, इक्विटी शेयर खरीदता है, तो उसे सेक्शन 54GB के तहत छूट मिलेगी। तो ये सारे आपके सेक्शन 54B टू सेक्शन 54GB
ये आपकी क्या है, छूटें हैं, एग्जेम्प्ट हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की संपत्ति बेचकर उसके बाद ये सारी चीज़ें खरीदते हैं तो इन्हीं सेक्शन के अनुसार आपको छूट मिलेगी। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं इंडेक्स जो हमने आपसे बताया था। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे सन 2001-2 में कास्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, वही कास्ट इंडेक्स नंबर क्या था, 100 रुपये। और वही सन 2019-20 में कितना है, 289। और 2020-21 में कितना है, 301। यानी अगर कोई भी संपत्ति सन 2001-2 में खरीदी गई थी जो कि 100 रुपये की रही थी, मान लेते हैं, तो उस संपत्ति की कीमत कितनी हो गई है, 2019-20 में 289 रुपये। और 2020-21 में कितनी हो गई है, 301 रुपये। और इस तरह से इस इंडेक्स को, कास्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को भी घटाएंगे। उसके बाद आपका जो भी आएगा टैक्सेबल, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी आप सभी वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।